हेलो स्टूडेंट। इससे जो हमारी पहली वाली वीडियो थी हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या था, क्यों इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से इसमें गुट बने। और इसी टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो शीत युद्ध का काल था उसमें तनाव भरा माहौल था विश्व में, लेकिन उसी टाइम पर विश्व में एक संगठन बना था जिसको गुट निरपेक्ष देशों का संगठन कह सकते हैं। उस संगठन ने क्या किया था कि उस संगठन ने विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसकी क्यों शुरुआत हुई, क्या क्या इसकी विशेषता थी, क्या ये गुट निरपेक्ष के देशों की क्या इच्छा थी, क्यों ये संगठन बनाना पड़ा था। तो सबसे पहले हम चित्र से शुरू करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक गुट जो अमेरिका के साथ था, ये एक गुट जो सोवियत संघ के साथ था, लेकिन तीसरी दुनिया के नए स्वतंत्र देश जो येलो निशान जिसमें आप दिखाई दे रहे हो, इनमें भारत भी शामिल है। ये देशों ने एक अलग से गुट बनाया और उन्होंने ये कहा कि न तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे न सोवियत संघ के साथ, हमें अपना आर्थिक विकास करना है और आर्थिक विकास के लिए हमें दोनों शक्तियों की ज़रूरत है, दोनों शक्तियों की हमें आवश्यकता है। इसके लिए इन देशों ने जो एक संगठन बनाया उसको गुट निरपेक्ष जो है संगठन या गुट निरपेक्ष का आंदोलन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, लेकिन 1955 में वांगडुंग में एक सम्मेलन हुआ था। वहीं पर जो है एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे उनके नेता आपस में मिले। इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण या काफ़ी महत्वपूर्ण हम इसमें कह सकते हैं थी। तो इन देशों ने मिलकर के और एक संगठन बनाया, उसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष। तो शुरुआत करते हैं हम कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना, अर्थात किसी भी जो शक्ति गुट है दुनिया का उसमें शामिल नहीं होना। और विश्व स्तर पर 1945 के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो भी सैनिक संगठन बनाए हैं उनसे दूर रहना। अमेरिका और सोवियत संघ से दूर नहीं रहना, केवल उनके जो सैनिक संगठन है, ध्यान से सुनना इसमें अंतर है, हमें अमेरिका से सोवियत संघ से या किसी देश से अलग नहीं रहना था, केवल उसके सैनिक गुटों से हमें दूर रहना था और उनसे सैनिक गुटों से दूर रहते हुए अपना विकास करना था। जो दोनों महाशक्तियाँ थी उनसे दोनों महाशक्तियों से हमने सहयोग लेना था, अपना विकास करना था, केवल सैनिक गुटों का विरोध करना था। तो ये जो है इसका अर्थ है। उसके बाद है इसमें दक्षिण एशिया के साथ साथ जो है दक्षिण विश्व के कह सकते हैं हम, एशिया के साथ साथ दक्षिण का जो विश्व है, जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, इसमें आप देख सकते हो जो दक्षिण के जो देश हैं दुनिया के, ये जो मुख्य भूभाग है दुनिया का, ये देखो इसमें ज़्यादातर आप देखोगे यदि इसको हम बीच से डिवाइड कर दें तो इसमें ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। तो ज़्यादातर इसमें कौन से देश हैं, दक्षिणी दुनिया के देश इसमें शामिल थे। और ये वही देश थे जो 1945 या उसके बाद जो है आज़ाद हुए हैं या उससे कुछ समय पहले आज़ाद हुए हैं। तो मतलब दक्षिणी विश्व के नए जो विकासशील देश थे, अर्थात जो अपना विकास कर रहे थे धीरे धीरे, उनको विकासशील बोलते हैं, वो देश इसमें शामिल थे। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और 25 देश, आरंभ में इसकी जब शुरुआत हुई तो इसमें 25 देश इसमें शामिल थे। बाद में जो है धीरे धीरे इनके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई
और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 तक जा चुकी है। तो गुटनिरपेक्ष क्या था कि सैनिक गुटों से इसका उद्देश्य क्या था कि जो सैनिक गुट हैं उनसे अलग रहना था और अपना विकास, आर्थिक विकास इन्होंने करना था। इसका उद्देश्य है सभी सदस्य देशों को सैनिक गुटों से, अर्थात इनकी एक उद्देश्य था कि जो भी गुटनिरपेक्ष का सदस्य देश बनेगा, जो भी गुटनिरपेक्ष का सदस्य देश होगा, जो भी देश गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य देश होगा, वो किसी भी प्रकार के विषयों के सैनिक गुटों में शामिल नहीं होगा। दूसरा है, गुटनिरपेक्ष के जो सदस्य देश होंगे आपस के, उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान को बढ़ावा देना, अर्थात गुटनिरपेक्ष के जो देश हैं, उनके सदस्य देश हैं, उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इन देशों के बीच, गुटनिरपेक्ष के जो देश हैं, इन देशों के बीच आपस में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, न कि सैनिक सहयोग का या सैनिक गुट का ये विरोध करते थे। और इनका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक और आर्थिक सहयोग सदस्य देशों के बीच में बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ये दो अर्थ हैं, दोनों का अलग अलग है। उपनिवेशवाद वो होता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना प्रशासन चलाता है, लेकिन उसकी वास्तविक जो भूभाग है या वास्तविक भूमि है उसको अपने देश में शामिल नहीं करता, उसके ऊपर कब्जा करके अपने देश में नहीं मिलाता, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद वो होता है कि जब एक देश दूसरे देश को अपने देश में शामिल कर लेता है, उसके भूभाग को अपने देश में मिला लेता है, उसको बोलेंगे साम्राज्यवाद। तो जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों ही शक्तियां क्या करती हैं कि देशों को, अपने एक देश के ऊपर दूसरे देश की प्रभुत्व को जो ये लगाती हैं। लेकिन जो आंदोलन था, ये किसी भी प्रकार का उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का प्रत्येक स्तर पर विश्व में विरोध करता है। गुटनिरपेक्ष सदस्यों के देशों के बीच क्या था, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना, आर्थिक संबंधों को हम पढ़ चुके हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। ये जो गैर सैनिक के जो संबंध होते हैं, संस्कृति, आवाजाही, खान पान, रहन सहन, भाषा, इनके मामलों में आपस में संबंध बढ़ाना है और आर्थिक संबंध बढ़ाना है, सामाजिक संबंध बढ़ाना है। लेकिन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जो सैनिक गुटों का विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। गुटनिरपेक्ष के सदस्य देशों द्वारा किसी भी शक्ति और सैनिक गुटों का विरोध करना और सैन्य हस्तक्षेप क्या होता है कि जब कोई देश दूसरे देश में सैनिक हस्तक्षेप करता है, मानो कि दो देशों में कोई विवाद है, तो गुटनिरपेक्ष के जो देश हैं वो क्या चाहते हैं कि गुटनिरपेक्ष के देश ये चाहते हैं कि वो विवाद है, कोई भी विवाद है, वो किसके द्वारा हो, वार्ता के द्वारा, न कि सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा। अर्थात यदि विश्व स्तर पर कोई भी विवाद होता है, किन्हीं भी देशों के बीच में जो विवाद होता है, उसका फैसला ये किस चीज पर करने का पक्षधर है, जो है वार्ता के द्वारा, न कि सैन्य द्वारा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है आपका कि हमने ये बनाया 1961 में, इसकी शुरुआत की 1955 से ही हम बताए कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ये कहता कि जब 1991 में ये शीत युद्ध ही समाप्त हो गया और जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया, हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं बार बार, उसका विघटन हो गया, तो अब इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता क्या है, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या वर्तमान में इसकी जरूरत है या नहीं है, इस बात का वर्णन करेंगे हम।
तो शीत युद्ध के काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय प्रमुख उद्देश्य क्या था? उदय का प्रमुख उद्देश्य था सैनिक गुटों का विरोध करने के लिए। जो ये नाटो वगैरह जो संगठन बनाए थे, इनका नाटो था और वार्सा पैक्ट था, इनका जो विरोध करने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन जैसे ही यदि शीत युद्ध ही समाप्त हो गया है, शीत युद्ध ही समाप्त हो गया है, तो अब इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि 1991 में ये शीत युद्ध समाप्त हो गया है। तो इसकी प्रासंगिकता पर जो सवाल हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज भी इसका विश्व में काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसमें विश्व के 120 सदस्य हैं। तो इतने सारे सदस्य देश मिलकर के जरूरी नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय केवल शांति के लिए काम करें, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफ़ी क्षेत्र में ये सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नई आर्थिक व्यवस्था, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है जो हमने पढ़ी है, वो नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पुरानी आर्थिक व्यवस्था क्या है कि इसमें विश्व के जो पश्चिम के देश हैं या विश्व के जो अमीर देश हैं उनका प्रभुत्व ज़्यादा है, और जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं उनका प्रभुत्व इसमें कम है। जो आर्थिक व्यवस्था है, विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है, उनमें इनका जो है प्रभुत्व या कम है। तो नई जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सदस्य देश, इनके बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है और सामाजिक संबंध है ये मजबूत बना रहे हैं, और विश्व की जो संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति है, उसको ये देश जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बना रहे हैं। विश्व स्तर पर जो गरीबी है और जो भूखमरी है, विश्व स्तर पर गरीबी और भूखमरी, अर्थात विश्व में जरूरी नहीं है कि हथियार हों, युद्ध हों, ये सारी चीज़ें हों, विश्व में और भी कई समस्याएं हैं, और जिनमें प्रमुख रूप से जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी गरीबी की चुनौती है, भूखमरी की चुनौती है, उस चुनौती को जो है ये समाप्त करने के लिए ये जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके बाद है गुटनिरपेक्ष आंदोलन सभी प्रकार के आतंकवाद का, वर्तमान में जो दुनिया में आतंकवाद है, आतंकवाद क्या होता है कि कोई एक संगठन या समूह, आतंकवाद क्या होता है, कोई एक संगठन या समूह जो विश्व स्तर पर या स्थानीय स्तर पर या देश के स्तर पर सरकार का विरोध करता है, और हिंसक साधनों के द्वारा, उनका उद्देश्य क्या होता है, हिंसक साधनों के द्वारा जो आम नागरिक होते हैं या आम जन होते हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें उनकी हत्या तक वो कर देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार के जो है आतंकवाद का ये विरोध करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर, निशस्त्रीकरण क्या होता है कि जो शस्त्रों की होड़ है, जो शस्त्र बनाते हैं, बढ़ाते हैं, या जो ज़्यादा से ज़्यादा जो परमाणु बम बनाए गए थे शीत युद्ध के काल में 1945 से और 1991 तक, अर्थात किसी भी स्तर पर जो शस्त्र होते हैं उनके बढ़ावा को रोकता है। और विश्व में क्या यदि शस्त्र नहीं होंगे तो शांति की स्थापना पर ये देश जो है इसमें बल दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम क्या है, निशस्त्रीकरण, अर्थात शस्त्रों को बढ़ावा नहीं देना है, और विश्व में हमने क्या करनी है, शांति की स्थापना करनी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं जैसे सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का जो संघ है, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। और इसी संस्था का प्रमुख काम क्या है कि दुनिया में शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। और इस शांति की स्थापना के लिए जो ये संस्था काम करती है, इसमें जो है विकासशील देशों की जो भागीदारी है वो कम है, अर्थात जो नए देश हैं या जो गरीब देश हैं उनकी भागीदारी इस संस्था में कम है। तो इसमें यह
जो इन देशों की ज़्यादा भागीदारी के लिए भी यह संस्था काम कर रही है। यह गुट निरपेक्ष के देश इसमें काम कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा कि जो गुट निरपेक्ष का ये हमने पढ़ा कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी वर्तमान में क्या भूमिका है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्यों ये संगठन बनाया गया था। तो इसके हमने उद्देश्य पढ़े। ये संगठन क्यों बनाया गया था, क्योंकि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन जब 1991 में विश्व स्तर पर ये शीत युद्ध समाप्त हो गया है, तो वर्तमान में भी जो है ये काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि यह नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मामले में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बनाने के क्षेत्र में, विश्व से गरीबी और भूखमरी मिटाने के लिए, और किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है उसका विरोध करके निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर शांति को बढ़ावा दे रहा है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रमुख संस्थाएं हैं जैसे सुरक्षा परिषद है, इसमें भी उचित भागीदारी की मांग कर रहा है। तो आपने ये वीडियो देखी, इसके साथ ही हमारा शीत युद्ध वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसकी आप सारी वीडियो देखोगे तो जो एनसीईआरटी के जितने भी इसमें टॉपिक हैं वो हमने सारे कवर किए हैं। आप ध्यान से देखना, आपको सारा जो है शीत युद्ध वाला लेसन इसमें समझ में आ जाएगा, कंप्लीट है। और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ जीएस के लिए भी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट लेसन से शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद।